और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। आज जंग का 24वां दिन है, लेकिन यह जंग थमती नहीं दिख रही। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में लवीव से लेकर माइकोलिव तक तमाम शहरों में मिसाइलें दागी हैं, बम बरसाए हैं। चेर्निव में रूस की एयरफोर्स ने जमकर गोले दागे। रूसी फाइटर जेट यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। वॉर जोन से आ रही इन तस्वीरों के बीच आज हम आपको रूस और यूक्रेन का वो इतिहास बताएंगे जो कई लोग नहीं जानते हैं। यह कहानी तब की है जब मॉस्को नहीं था, लेकिन कीव मौजूद था। यूक्रेन की इसी कहानी पर बेस्ड है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, द यूक्रेन फाइल्स। Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. पच्चीस दिसंबर की शाम मॉस्को के तमाम घरों में क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी, लेकिन क्रेमलिन में एक अजीब सी खामोशी थी। इतिहास की किताब में उस रोज वो पन्ना जुड़ने जा रहा था जिसकी स्क्रिप्ट कई सालों से तैयार हो रही थी। टेलीविजन पर एक ऐसे भाषण का प्रसारण होने जा रहा था जिसका अंदाजा और जिसकी सुगबुगाहट किसी को नहीं थी। मॉस्को में उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव टीवी पर आए। उनका भाषण शुरू हुआ और इसी के साथ पूरी दुनिया में खलबली मच गई। С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. 10 मिनट का यह भाषण खत्म होने के ठीक 22 मिनट बाद क्रेमलिन पर लहरा रहे रेड फ्लैग को हटा दिया गया था। एक पल में वर्षों का इतिहास बदल गया था। वो सोवियत संघ जो अमेरिका को चुनौती दे रहा था, वो टूट कर बिखर चुका था। दुनिया के नक्शे में 15 नए देशों की एंट्री हुई थी, जिसमें एक था यूक्रेन। 25 दिसंबर 1991 की यह तारीख रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बेहद अहम है, लेकिन यूक्रेन और रूस की कहानी यहां से नहीं शुरू होती। इसकी शुरुआत होती है 9वीं सदी से, और जिस जगह से यह शुरुआत होती है वो है कीव की ये तस्वीरें बस कुछ दिनों पहले की हैं। ये उसी यूक्रेन की राजधानी कीव है जिसकी खूबसूरती की कायल पूरी दुनिया रही है। यूक्रेन का यही खूबसूरत सा शहर आज खंडहर जैसा नजर आता है। गोले, बम, बारूद, तबाही, कीव ने क्या कुछ नहीं देखा। कीव ने वो सब कुछ देखा जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। लेकिन इसी कीव में रूस और यूक्रेन के रिश्तों की नींव है। आज जिसे आप कीव के नाम से जानते हैं, वो कभी फर्स्ट मेजर ईस्टर्न स्लावोनिक स्टेट यानी पहले स्लाविक साम्राज्य की राजधानी थी। 9वीं सदी में इस राज्य का गठन स्कैंडिनेवियन कबीले ने किया था, जो खुद को रूस कहते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसकी स्थापना वाइकिंग नेता ओलेग ने की थी, जो नोवगोरोद का शासक था। उस वक्त इस राज्य को नाम दिया गया कीवन रस, और ओलेग ने एक खास स्ट्रेटेजी के तहत कीव को राजधानी बनाया। यह स्ट्रेटेजी थी कीव की बेहद खास लोकेशन, क्योंकि कीव नाइपर नदी के किनारे बसा था और रणनीतिक तौर पर यह लोकेशन बेहद अहम थी। कीवन रस का मतलब है रूस की जमीन। कहते हैं कि रशिया शब्द भी इसी रस शब्द से बना है, लेकिन 10वीं सदी में यहां बहुत कुछ बदलने वाला था। 10वीं सदी में रूरिक वंश की स्थापना हुई। प्रिंस व्लादिमीर द ग्रेट कीवन रस ने अपना शासन शुरू किया। साल 988 में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार करके धर्मांतरण की शुरुआत की। 11वीं सदी में कीवन रस बहुत बड़े हिस्से में फैल चुका था। आज आप जिसे बेलारूस, रूस और यूक्रेन के नाम से जानते हैं, और जहां पर बाल्टिक सागर है, यह सब कुछ कीवन रस में आ चुका था। इसके बाद इस इलाके में विदेशियों का कब्जा हुआ।
मंगोल आए, उन्होंने हमला किया और कई शहर तबाह हो गए। इस पूरे इलाके पर अलग अलग वक्त में कई लोगों ने कब्जा किया, अपना साम्राज्य बनाया, अपनी छाप छोड़ी और अपनी भाषा का भी असर छोड़ा। लेकिन 20वीं सदी में पश्चिम के कई देशों में राष्ट्रवाद की लहर चली, पोलैंड से लेकर ऑस्ट्रिया तक इसका असर दिखा। कई लोगों ने रूस के लोगों से अलग दिखाई देने के लिए खुद को यूक्रेनी बताना शुरू कर दिया। यूक्रेन शब्द का मतलब फ्रंटियर या बॉर्डर है और इसीलिए इसे बॉर्डरलैंड भी कहते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि यूक्रेन का अपना कोई इतिहास नहीं है। यूक्रेन के इतिहास को लेकर रूसी लोगों का अपना दावा है और यूक्रेन के लोग अपनी अलग कहानी बताते हैं। रूसी लोगों का कहना है कि जिसे लोग यूक्रेन कहते हैं वो सदियों से रूस का हिस्सा रहा है, जबकि यूक्रेन के लोग कहते हैं कि उनका इतिहास 11वीं सदी से कीव से जुड़ा है, जिसने तमाम अत्याचार के बावजूद अपनी पहचान नहीं खोई। एक बात तो तय है कि कीव तब से मौजूद है जब मॉस्को का कोई अता पता नहीं था। आज हम जिस कीव को जानते हैं, बरसों पहले उसी इलाके से रूस और यूक्रेन दोनों का रिश्ता है। दोनों देशों की भाषा और कल्चर इसी इलाके से पैदा है। इतिहास गवाह है कि रूस और यूक्रेन के बीच हमेशा से एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन रही है। दोनों देशों के बीच भाषा, धर्म और वर्चस्व को लेकर खींचतान बरसों से चलती आई है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रशियन एम्पायर का कोलैप्स हुआ। 1917 में रूसी साम्राज्य का पतन हुआ। 1918 में यूक्रेन ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश चलती रही। कई लोगों ने यूक्रेन पर कंट्रोल करने की कोशिश की। 1922 में यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। इतिहास की किताबों में ऐसे कई पन्ने हैं जिससे पता चलता है कि सोवियत सरकार ने यूक्रेन पर कई बार रूस का इंपैक्ट छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुए। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि यूक्रेन जब सोवियत संघ का हिस्सा था तो उस वक्त दबदबा तो रशियन लैंग्वेज का था, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चे यूक्रेनी भाषा सीखते थे। आज भी यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लोग रूसी भाषा बोलते हैं। यूक्रेन के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के दिल में आज भी रूस बसता है। रूस के लोगों से उनके रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। इनमें से कई लोगों को अलगाववादी माना जाता है, जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस के साथ खड़े हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोग रूस से चिढ़ते हैं। उनमें यूरोपीय देशों के लिए लगाव ज्यादा है। वो किसी भी सूरत में यूक्रेन के मामलों में रूस का दखल नहीं बर्दाश्त करते। वॉर के इस सिचुएशन में ये लोग रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। उन्नीस 1930 के दशक से लेकर 1940 के दशक तक यूक्रेन में रहने वाले लोगों पर खूब जुल्म भी हुए। कभी जानबूझकर अकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी गई, उन्हें भूखा रखकर मारा गया। इसे यूक्रेन में होलोडोमोर कहा गया। इसका जिक्र एन्ने एप्लेबॉम की किताब रेड फेमिन, स्टॉलिन्स वॉर ऑन यूक्रेन में मिलता है। 1941 में यूक्रेन पर नाजियों ने कब्जा कर लिया। युद्ध में लाखों लोग मारे गए। यूक्रेन के लोगों के मन में सोवियत शासन के खिलाफ आग भड़क रही थी। 60 के दशक में और 70 के दशक में यह गुस्सा बढ़ता चला गया और इसके बाद आया वो साल जो यूक्रेन के लिए बेहद अहम था। उन्नीस 1991 में मॉस्को में तख्ता पलट की कोशिश हुई और यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। सोवियत रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन के नेता लियोनिड क्रेवचुक ने मॉस्को से आजाद होने की घोषणा की। उन्नीस 1991 में यूक्रेन को आजादी तो मिल गई, लेकिन रूस कभी इसे पचा नहीं पाया। रूस को हमेशा ये बात चुभती रही कि उसका ही एक हिस्सा टूटकर उससे अलग हो चुका है और उसके मन में रूस के लिए नहीं बल्कि यूरोप के लिए प्यार है। यूक्रेन का झुकाव शुरू से ही पश्चिमी यूरोप की तरफ था। रूस को लगता था कि अगर यूक्रेन का कनेक्शन यूरोपीय देशों से हुआ तो रूस के लिए खतरा है। पुतिन आज भी ये बात मानते हैं
और पिछले दिनों जब उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो उन्होंने ये बात खुलकर कही भी। Появление российских войсक कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों के पास जो रूस की सेना पहुंची है, उसका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। हमारा ये लक्ष्य नहीं है। हमारा अभियान पूरी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। हमने पहले से जिस योजना को मंजूरी दी थी, हमारा अभियान उसके मुताबिक ही चल रहा है। हमने जो भी लक्ष्य इस अभियान के लिए तय किए हैं, वो सब हासिल होंगे। हम पक्के तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि रूस सुरक्षित रहे और हमारी सेना कभी भी यूक्रेन को रूस विरोधी अभियानों का अड्डा नहीं बनने देगी। действий против нашей страны। यूक्रेन को आजाद हुए 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन रूस अभी भी उस पर नजर गड़ाए बैठा है। पिछले कुछ सालों में रूस ने यूक्रेन से बहुत कुछ छीनने की कोशिश की। 2014 में यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क ने खुद को अलग राष्ट्र घोषित कर लिया। यूक्रेन ने जब जब पूर्वी यूरोपीय देशों के करीब जाने की कोशिश की, रूस ने हमेशा इसका विरोध किया। इस वक्त भी यूक्रेन और रूस में इसी बात की लड़ाई है। रूस लगातार मिसाइलों, रॉकेटों और हवाई हमला कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर यूक्रेन के शहर लवीव तक मिसाइलों से अटैक हो रहा है। रूसी फौज ने पश्चिमी यूक्रेन में लवीव एयरपोर्ट एरिया पर भी हमला कर दिया है। रूसी बमों के धमाके से पूरा इलाका गूंज रहा है। रूस और यूक्रेन की यह जंग कब तक चलेगी और यूक्रेन अभी और कितनी तबाही देखेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यह बात तय है कि यूक्रेन पर रूस के इस हमले को दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।